नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है एजुकेशन सिस्टम। कुछ सवाल जो जहन में आते हैं, हम पहले भी डेवलपिंग थे जब छोटे थे, इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री, हम आज भी डेवलपिंग हैं। ये सफर कितना लंबा है, क्या इसमें एजुकेशन सिस्टम जिम्मेदार है? क्या ये सोचने का विषय नहीं? एक लड़का पढ़ाई करता है, माँ बाप उसके पैसा खर्च करते हैं, लड़का भी मेहनत करता है, मगर खुल के फुल पोटेंशियल के साथ काम नहीं कर पाता, फुल पोटेंशियल के साथ कमा नहीं पाता। क्या एजुकेशन रिस्पॉन्सिबल है? एक बच्चा 4 साल का, 5 साल का किड, छोटा बच्चा, वो स्कूल जाना नहीं चाहता, इसमें क्या एजुकेशन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है? जो आजकल जो टीनेज बच्चे हो रहे हैं, जो 10वीं 11वीं 12वीं साल के, एक दूसरे को देके कंपटीशन कि इसके मार्क्स ज्यादा आए, इससे ज्यादा मेरे आए। वो अपनी स्किल्स के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, वो एक दूसरे को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं। क्या एजुकेशन सिस्टम इसमें रिस्पॉन्सिबल है? 11वीं 12वीं क्लास का बच्चा जब अपना करियर चूज करता है तो उस पर 3 ऑप्शन होते हैं, इंजीनियरिंग, मेडिकल, सीए, और इसके अलावा वो कुछ सोच नहीं पाता। क्या एजुकेशन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है? जब 10वीं के एग्जाम देते हैं और एग्जाम का रिजल्ट आता है, स्कोर के बेस पे, नॉट कैपेबिलिटी, स्कोर के बेस पे ये डिसीजन होता है कि ये बंदा पीसीएम लेगा, ये बंदा पीसीबी लेगा, ये बंदा आर्ट्स लेगा, ये बंदा कॉमर्स लेगा। हाईएस्ट स्कोर पीसीएम पीसीबी, थोड़ा कम स्कोर कॉमर्स, थोड़ा कम स्कोर आर्ट्स, और ये सिलसिला कॉलेज में भी होता है। क्या ये सोचने का विषय नहीं? इंसान की कैपेबिलिटी, काबिलियत, इंसान की इच्छा से ज्यादा उसके स्कोर डिपेंड करते हैं क्या? क्या अमीर के लिए स्कूल अलग और गरीब के लिए स्कूल अलग? इंटरनेशनल स्कूल में क्या अलग पढ़ाते हैं? ये सब सवालों ने एक सवाल पैदा किया कि क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम में फ्लॉ है और हम क्या वर्कआउट कर सकते हैं, हम अपने विचारों से क्या बता सकते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम और बेहतर हो। जी, जैसा एजुकेशन सिस्टम के बारे में हम आज डिस्कस करना चाहते हैं। आपने दोस्तों को कहा कि हम पहले भी डेवलपिंग कंट्री थे, अभी भी डेवलपिंग है, तो इसमें डेवलपिंग के बारे में तो बाद में बात करेंगे। आज जो है मुख्य हमारा मुद्दा जो है एजुकेशन सिस्टम है। तो एजुकेशन सिस्टम में सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा हमें कि एजुकेशन क्या है। एजुकेशन में सबसे पहले तो 3 प्लेयर आते हैं। पहला हो गया आपका जो स्टूडेंट है, एक किड हो या फिर टीनेज हो, हाँ, एक बच्चा स्टूडेंट। हाँ, तो स्टूडेंट आ गए, उसके बाद इंस्टीट्यूशन आ गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, और तीसरा जो है टीचर है। ये तीनों की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टूडेंट, जी, स्टूडेंट इन्वॉल्व होगा, फिर आपका इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होगा जो कि स्कूल हो गया, स्कूल कॉलेजेस हो गए, उसके बाद जो है टीचर जो फैकल्टी होते हैं, वो इन्वॉल्व होगा। ये 3 की प्ले बेसिक है जो कि सिस्टम डिफाइन करते हैं। जी, सिस्टम को डिफाइन करते हैं कि एजुकेशन जो होता है बेसिकली एजुकेशन और स्किल और जो नॉलेज होता है, जो कि जो नॉलेज को प्रिजर्व किया है उसको इम्पार्ट करने का काम करता है कि उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से कैसे इम्पार्ट करें स्टूडेंट्स में। तो उसको इम्पार्ट करने के लिए ये प्लेयर्स जो है और इसको इम्पार्ट करने का जो तरीका होता है वो सिस्टम कहलाता है। तो एजुकेशन सिस्टम हो गया। और जहाँ तक इशू की बात कही आपने, तो जो बच्चे होते हैं, फर्स्ट में किड्स के बारे में बताएं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको स्कूल भेजा जाता है, तो जैसे आपने कहा कि उनको मन नहीं लगता है, और वो जो एजुकेशन मिलनी चाहिए वो समझ में नहीं आती, एजुकेशन मिल नहीं रही। इसमें तो 2 पक्ष होगा कि एजुकेशन सिस्टम में भी एक जो डिवाइड है आपका, एक डिजिटल डिवाइड भी है, और दूसरा जो है कॉमन डिवाइड हो जाता है रूरल और अर्बन का। अर्बन में जो अर्बन डिवाइड है, अर्बन में जो इंस्टीट्यूशंस और फैकल्टी है जो एजुकेशन इम्पार्ट करने का काम करती है, तो यहाँ पे क्या होता है कि आप थोड़ी कॉस्टली होती है, आप प्राइवेट में चले जाए, वहाँ पे भी डिवाइड है आपका कि जो एक पुअर क्लास है तो क्वालिटी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकता है, और जो फाइनेंशियली वेल ऑफ है या मिडिल क्लास है तो अफोर्ड कर सकता है एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को। तो वहाँ पे उनको एजुकेशन तो दी जाती है, पर एक फैक्टर कॉमन होता है दोनों में कि
दोनों एक जो गवर्नमेंट आप बोले या प्राइवेट स्कूल की बात कर ले, तो वहाँ पे एजुकेशन की रोट लर्निंग वहाँ भी है, यहाँ पे भी है। अच्छा, तो यहाँ अभी समझ में आ गया। तो अभी हमारे 3 पॉइंट निकल के आए हैं, उन 3 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे जाएंगे। तो एक हमने किड्स एजुकेशन का पॉइंट लिया, ठीक है जी। दूसरा आपके अनुसार से एजुकेशन सिस्टम में 3 रिस्पॉन्सिबल हैं, और तीसरा पॉइंट आपने सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल जो कि ठीक है, हाँ डिवाइड है। तो ये 3, अब इस 3 पे डिस्कस करके हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। तो एजुकेशन सिस्टम में आपने बताया कि जहाँ टीचर का रोल होता है, इंस्टीट्यूशंस और जो हमारी संस्थान है स्कूल कॉलेज, और तीसरा स्टूडेंट्स, 3 चीज मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, वो एजुकेशन सिस्टम। अब मैंने थोड़ा मेरा आंसर और आपका आंसर मिला के एक नया आंसर को हम बिल्कुल जन्म देंगे। ऑब्जेक्टिव ये है मेरे हिसाब से, जो शिक्षा एजुकेशन का मतलब जो हो गया कि कोई भी हमारे जीवन में चाहे आम समस्याएं हो, आम परेशानी हो, हम ऑफिस का भी चाहे काम कर रहे हो, हम कोई सब्जेक्ट को भी पढ़ रहे हो, हम कहीं स्कूल के टीचर भी हैं कोई सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हो, या आम जीवन में हमारे जिंदगी के जीवन में जो जो चीज़ें हमारे रास्ते के सफ़र में जो हमारे सफ़र में गुजरती हैं, चलती हैं, हम उसको कितना बारीकी से देख रहे हैं। यानी इसका मतलब हम कोई भी चीज में कितनी गहराई से उतर रहे हैं और हम उसको अराउंड यानी हर डायरेक्शन से सोच रहे हैं और उसके बाद अपना कंक्लूजन निकाल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता ज़्यादा है, और वो हमारे हिसाब से एजुकेशन हो गया। और उसमें जैसे कि आपने बताया 3 प्लेयर्स होते हैं मेन, टीचर्स जो इन्वॉल्व होते हैं उस सिस्टम में। हाँ, टीचर हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया, इंस्टीट्यूट और स्टूडेंट्स। तो ये हमारा एक कंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम की डेफिनेशन बनी। तो ये जो संस्थान है, एजुकेशन संस्थान, ये हमें बताती है कि हम अपने विषय को या अपने जीवन के सफर को कितनी गहराई से सोचें, और जहां हम पढ़ रहे हैं उसको कितनी गहराई से सोचें। जी, जैसे किड्स एजुकेशन के बारे में बात किया, तो वहाँ पे टीचर्स का रोल कुछ ज़्यादा, टीचर और जो इंस्टीट्यूशन स्कूल बोलूँगा मैं, वहाँ पे उनका रोल जो है ज़्यादा क्रिटिकल और हो जाता है, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, उसको अभी रीडिंग नहीं है, वो रीडिंग से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं करेगा, या फिर लर्निंग वहाँ से नहीं होगी उनकी लर्निंग। या तो आप टीचर, या जैसे कि पेरेंट भी एक एजेंट है, पेरेंट भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनका भी जो है, मैं ये इसको भी कहूँगा। हाँ, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम में हमारी 4 एंटिटीज आती हैं। टीचर्स पहली जी, फर्स्ट तो पेरेंट आ गया कि पेरेंट के बिना होगा नहीं। हाँ, इस पे भी हम पेरेंट्स पे डिस्कस करते हैं। कुछ एक क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है, इसलिए मैंने उसको रखा। टीचर्स, इंस्टीट्यूट, स्टूडेंट और पेरेंट्स, और पेरेंट्स स्टूडेंट। अब यहाँ पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, जैसा आपने बताया कि बच्चे को, अब यहाँ एक सवाल आता है जी, कि जो टीचर होगा, जो बच्चों को पढ़ा रहा है वो पढ़ा लिखा होगा। जी, ठीक है, पढ़ा लिखा होगा, नहीं तो पढ़ा ही नहीं पाएगा। जो संस्थान है उस पर वो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो एक एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं जी। मगर जिसका बच्चा जा रहा है वो जरूरी नहीं है कि वो उतना पढ़ा लिखा हो। उस पर शायद पैसे हो सकते हैं, खानदानी अमीर है, बहुत सारे सिनेरियोज हैं, तो उस पर पैसा हो सकता है, या बहुत सारी कंडीशन हो सकती है कि उनके माँ बाप शायद इतने क्वालिफाइड ना हो। पर हाँ, ये तो आपने कहा, बट ये भी चैलेंज का काम करता है वहाँ पे, कि अगर क्वालिफाइड नहीं है तो बच्चे के जो लर्निंग जो स्ट्रीक रहता है, लर्निंग जो उनका कर्व होता है, उसमें इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उनको, ठीक है, जो जैसे रोट लर्निंग, हमारे वो बात करेंगे हम लर्निंग से, उसके बारे में, कि रोट लर्निंग है तो उनको बताया जा रहा है, होम टास्क दिया जा रहा है उनको कि होमवर्क करके आने के, पर वो घर पे जाने के बाद भी पेरेंट्स का भी रोल होता है कि पेरेंट्स क्या बच्चे पढ़े वहाँ पे, उन्होंने क्या, जैसे कि होमवर्क मिला या फिर क्या, उनको इंक्वायरी करना और असिस्ट करना घर पे भी होमवर्क में, क्योंकि फर्स्ट फेज में उनको गाइड करना घर से भी जरूरी होता है। तो जहाँ तो थोड़ा कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका जो है फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो इम्पैक्ट करता है एजुकेशन या हाँ, फाइनेंशियल। और दूसरा यहाँ भी बोल सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जिनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है तो वो पढ़ा नहीं सकते, बट इम्पैक्ट करता है मगर हमारे इससे कि जिनके माँ बाप इतने पढ़े लिखे नहीं है
वो किस तरीके से बच्चे को देखें कि वो पढ़ ले, तो उसको गाइड करते रहें कि बेटा ये कर ले, हो जाएगा। कुछ ना कुछ मोटिवेशन डाल दें, जी, कुछ ना जैसे कुछ कि बूस्टिंग डाल दें, ये अदर तरीके से करें। ये ऐसे हो जाए कि फैमिली में अगर रह रहे हैं आप, तो फैमिली में कोई ना कोई तो पढ़ा लिखा होगा। ऐसा नहीं कि सभी पढ़े लिखे नहीं होंगे। तो मगर अभी नहीं, बहुत कंडीशन ये हम एक आप हर लेवल से सोच के देखो। कोई स्कूल में जाओ नॉर्मल, कोई भी स्मॉल कोई सिटी के स्कूल में जाओ, तो उसमें काफी आजकल मैंने देखा है कि माँ बाप जो है, एक सिक्योरिटी गार्ड, जी उसकी वेतन क्या होगा, 15-20 हजार रुपए, और उसके जो वाइफ है वो कपड़े सिलने का काम करती है। जी वो भी आज की डेट में इतनी कोशिश करते हैं कि अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में भेजें। तो ऐसा नहीं है कि उनकी विलिंग नहीं है, ठीक है, वहाँ एजुकेशन का माहौल नहीं है पेरेंट्स में। जी, माहौल नहीं, और माहौल भी बहुत इम्पैक्ट करता हाँ, है। माहौल नहीं है तो इम्पैक्ट करता है, तो वो इम्पैक्ट बच्चे की पढ़ाई में थोड़ा कमजोर होगा। मगर ऐसा क्या हो सके कि उनका बच्चा भी फुल पोटेंशियल के साथ, क्योंकि वहां तो पेरेंट्स का काम है। जितनी मेरी नॉलेज है, मेरी नॉलेज थी कि मुझे पैसा कमा के अपने बच्चे पे खर्चा करना है, ठीक। मगर अब मैंने फिर बच्चे को स्कूल में उसका एडमिशन करा दिया, मेरी संतुष्टि यहां तक मिल गई। अब वहां कहीं ना कहीं टीचर का काम है बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि उनका उस जगह एक ही जॉब है। पेरेंट्स का काम है पैसे देना, जो पढ़े लिखे इतने वेल क्वालिफाइड नहीं है। उस चीज में हम ऐसा क्या करें जिससे कि दोनों तरफ विन विन सिचुएशन हो जाए, उसके भी बच्चे अच्छी तरह पढ़ जाएं, मतलब लॉजिकल है क्या नहीं है, और टीचर भी सेटिस्फाइड हो जाए। जी, आपने जो ये सवाल पूछा ये बहुत इम्पोर्टेंट है ऐसे, क्योंकि ऐसे सवाल बहुत ही कम पूछे जाते हैं अक्सर एजुकेशन पे जब भी बातें होती है। तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे अगर पेरेंट्स हैं, अगर न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, तो वहाँ पे पेरेंट्स हैं या फिर जो बच्चे हैं उनके वो, और पेरेंट्स नहीं पढ़े लिखे हैं, तो उस सिचुएशन पे वो ऐसा कर सकते हैं। बच्चे अगर पढ़ रहे हैं स्कूल में, तो उनको जैसे कि असेसमेंट होता है उनका, जैसे कि स्कूल से असेसमेंट होता है, असेस किया जाता है, वो एग्जामिनेशन के थ्रू होता है। वो रिटन एग्ज़ाम हो सकता है, वर्बल एग्ज़ाम हो सकता है, या जो टीचर का पीयर वाला सिस्टम होता है, पीयर टू पीयर, उसमें उनका असेसमेंट होता है। यानी एग्ज़ाम आप समझ लो, एग्जामिनेशन सिस्टम, उसमें जो रिपोर्ट कार्ड आता है उनका, कि क्या रिपोर्ट आता है, उसके बेस पे तो एक अगर पढ़ा लिखा नहीं भी है, वो एक अंडरस्टैंड कर लेगा कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, उसको एक गाइडेंस मिल जाएगी, डायरेक्शन कहाँ है, क्या डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप वहाँ से उस चीज़ को समझ सकते हैं कि किस डायरेक्शन में, रिजल्ट से या फिर, तो फिर वहाँ पे आप अगर नहीं उसमें असिस्ट करते, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप असिस्टेंट, वहाँ पे शुरू होता है काउंसलिंग या असिस्टेंट का। यस, यही मैं बोलना चाह रहा था कि जैसे मेरे दिमाग में जहन में एक विचार आ रहा है, फिर आपका क्या विचार आता है, फिर उस पर डिस्कस करते हैं। मेरे जहन में एक विचार आ रहा है इस चीज को लेके कि मान लो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मैं जानता हूँ पैसे देना, रिपोर्ट कार्ड में नंबर ठीक नहीं है, तो मैं बच्चों को, पहली बात एक विचार आएगा कि बच्चों को डांटू और बोलूं कि तुम्हारे नंबर नहीं है, एक ही हो सकता है। बट ये इसमें बच्चा सही डायरेक्शन में जाए या ना जाए, वो एक पॉसिबिलिटी है, और ज्यादातर नहीं जाएगा, क्योंकि उसका मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, इम्पैक्ट आएगा। तो क्यों ना मैं एक हमारे स्कूल में एक ऐसा सिस्टम हो, एक ऐसा अपने जो काउंसलिंग का सिस्टम हो, जिसमें पेरेंट्स जाके टीचर से बात करें, और एक बीच पे काउंसलिंग मेंबर्स हो, क्योंकि वो बाइस्ड नहीं होगा जब काउंसलिंग मेंबर्स होंगे। तो वो पेरेंट्स बोले कि देखो मेरे अंदर ये फ्लॉ है, अगर मैं इतना पढ़ाना जानता तो मैं पढ़ा लेता, मगर जब मैं जानता ही नहीं हूँ, तो एक हमारे जितने भी लिसनर्स हैं, जो भी हमारे टीचर एजुकेशन जो सुन रहे हो उसको, तो क्यों ना हम एक ऐसा काउंसलिंग सिस्टम ला दें जिसमें कि पेरेंट होगा, टीचर होगा और काउंसलर्स होंगे, वो उसको करके एक सॉल्यूशन निकालेंगे। तो पेरेंट का जो रिफ्लेक्शन होगा उसमें, यानी पेरेंट के साथ साथ काउंसलर्स भी उस बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे होंगे, और जहां उसको मॉनिटर करेंगे और उसको समझाएंगे। जी, ये कुछ ऐसे ही हो गए कि जैसे कि आपको बीमारी का पता पहले ही चल गया और आपने उसका इलाज कर दिया। ये अच्छा पॉइंट निकल के आया ना ये। तो हमारा इस चैनल का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम केवल एक हाई लेवल पे स्टडी कर लेते हैं, फिर बातों से जो कंक्लूजन निकलता है, जब 2-3 पढ़े लिखे हाईली एजुकेटेड लोग, मींस गहराई से सोचने वाले, जब कोई चीज का डिस्कशन करेंगे, तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि एक सॉल्यूशन दें। एज अ ह्यूमन भी हमारा भी ऑब्जेक्टिव पहले तो ये होना चाहिए, ह्यूमन को सर्व करना। कि दूसरे ह्यूमन को कैसे सर्व कर सकते हैं। हम किसी चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो हम उसको इम्पार्ट करके एज अ, जैसे कि कंटेंट बना के भी अगर हेल्प हो रहा है,
लोगों को मार्गदर्शन मिला या फिर उससे बेनिफिट ले सकते हैं, तो बहुत अच्छा यस है। और बिल्कुल, बहुत सही बात। तो ये हमारा एक पॉइंट निकला। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि जब हमने कहा था पहले कि हमारा कंट्री पहले भी डेवलपिंग था, आज भी डेवलपिंग है, तो उसमें डेवलपिंग में भी हम जिम्मेदार हैं, और जब वो डेवलप्ड होगा उसमें भी हम जिम्मेदार हैं। तो हम अपनी जिम्मेदारी लेके, अपने पॉइंट लेके कुछ ऐसा सजेशन दें या कुछ ऐसा कंसल्टेशन दें कि जिससे हमारा देश आगे बढ़े। जी ठीक है, तो ये हमारा समझ में आ गया कि किड्स के में एक प्रॉब्लम ये आ गई कि पेरेंट्स मॉनिटर इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये तो दोनों के लिए हो गया, जिनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है और जिनके माँ बाप के लिए टाइम थोड़ा सा नहीं है। जी, ये दोनों के लिए हो गया। जी। और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है आपके हिसाब से किड्स एजुकेशन में? किड्स एजुकेशन में जैसे कि आपने कहा, बच्चों पे ध्यान देना पेरेंट्स का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो डेवलपमेंटल फेज होते हैं, जो कि 6 साल से 12 साल का जो टाइम होता है बच्चों का, वो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में उसकी स्टडी होती है कि बच्चों का ब्रेन कैसे डेवलप होता है और उसके हिसाब से 6 से 12 साल का जो होता है यूजुअली। यहाँ मेरे पे एकदम अचानक से क्वेश्चन क्लिक किया। जैसे मैंने सुना है कि हमारे यहाँ जैसे ही बच्चा 5वीं साल का होता है या 6वीं में होता है, तो LKG में, UKG या प्री नर्सरी में जाएगा, तो वो ABCD और ये सब पैटर्न चालू करा देते हैं। क्या विदेश में 5वीं 6वीं 7वीं साल के बच्चे का यही सिलेबस होता है? जी, सवाल अच्छा है आपका। सिलेबस तो कुछ ऐसा ही रहता है, बट वहाँ का जो आप सिलेबस चेंज रहता है थोड़ा। जैसे कि यहाँ पे रोट लर्निंग पे, अभी ये बहुत पुराना मेथड है। मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं, जो करिकुलम एजुकेशन सिस्टम है, वो अभी भी लॉर्ड मैकॉले जो लेकर आए थे सिस्टम की, क्लर्क वाला। बेसिकली वो जो एजुकेशन लेके आए, तो उनका ये पर्पस था कि यहाँ पे उनको जो कर्मचारी, खासकर क्लर्कल जॉब जो है उसकी कमी हो रही थी और ज़्यादा लूट कर रहे थे। तो एक इस्टेब्लिश सिस्टम था। क्या नाम था? लॉर्ड मैकेले, हाँ, जो हमने पढ़ा भी होगा। तो लॉर्ड मैकेले के एजुकेशन पे हमारा एजुकेशन सिस्टम चला। वो एजुकेशन सिस्टम क्या था? वो ज्ञान का एजुकेशन सिस्टम नहीं था, वो एक तरीके से मैंने आपको उसमें ट्रेन कर दिया, हाँ। तो जिससे कि मेरा काम निकल जाए। आप उतना ही काम करो कि आके क्लर्क का काम करो। अब जो टाइप राइटर वाला वर्क होता है, टाइप राइटर, यानी आप अपनी एक तरीके से आप उसको अध्ययन नहीं कर रहे हो, एक ट्रेनिंग टाइप का हो गया। तो, कुछ जी, तो उसमें उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को जब लेके यहाँ पे आया, तो उनके दिमाग में उनके काउंसिल में यह डिस्कशन था कि ये एजुकेशन अगर इम्पार्ट कर देंगे इंडिया में, तो ये लोग तो फ्रीडम के तरफ मूव कर जाएंगे। तो उनका था कि इनको एजुकेशन जरूर दो, लेकिन उतना ही एजुकेशन दो, उस तरीके से दो कि बस हमारे ही काम आए। तो यहाँ देखो कितना अच्छा पॉइंट तो रोट लर्निंग का जो है शुरुआत वहीं से हुआ। रोट लर्निंग यानी कि आपको रटंत विद्या, और उससे गुलाम बनने की जो है फैक्ट्री जैसी सिचुएशन हो। राजेश भाई आपने एक पॉइंट बोला था भी, क्या था कि रूट लर्निंग से पहले, मतलब लॉर्ड मैकेले जो एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आया था ट्रेनिंग का, इन्होंने देखो यही एक अच्छा पॉइंट दिया कि उसको पता था अगर बच्चे ज्यादा एजुकेटेड हो जाएंगे तो फ्रीडम मांगेंगे। इसका मतलब जब आप एजुकेटेड हो, आपको गहराई से सोचने की, डेप्थ तक जाने की आपको सोच है, उस डेप्थ तक जा सकते हो, तो कहीं ना कहीं आपको फ्रीडम की तरफ ले जाता है। बिल्कुल जी, वो अपना सिस्टम लेके ही आए थे गुलाम बनाने के लिए। तो वो सिस्टम लाए थे कि आप रटोगे तो उतना ही काम करोगे, उसके आगे नहीं सोच पाओगे। तो यहाँ हमको बदलाव लाना है। और ये जो अभी बात हम लोगों ने कहा, आप अभी भी देख लो, आपके जो एजुकेशन सिस्टम है वही रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये आपने लॉर्ड मैकेले ना, उसका नाम भूल जाता हूँ, और नाम ही नहीं याद रखना। लॉर्ड मैकॉले, हाँ, लॉर्ड मैकॉले वाला जो आपने जो उसका जो हमारा निष्कर्ष निकला बहुत अच्छा निकला कि हम एजुकेटेड होना चाहते हैं। ट्रेनिंग के लिए तो एक जो डॉग होता है, जो उसको भी आप ट्रेन कर सकते हो, मगर वो उतना गहराई से सोच रहा है कि नहीं सोच रहा, सवाल ये है। को भी कमांड देके ट्रेन करते हैं, तो वो कमांड का मतलब ये हो गया कि सिक्योरिटी कर रहा है, वो एक इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा है, उसके आगे नहीं सोच सकता जी। क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है वहाँ पे। हाँ, तो अब हमारा ये सवाल आता है कि अब हम इस पे डिस्कस करते हैं कि हम ऐसा क्या हो, वो तो जो है, अब हमारा डिस्कशन से कुछ ऐसा पॉइंट निकल के आए कि वो एजुकेशन सिस्टम में इम्प्लीमेंट हो और हमारे में बदलाव आए। तो एक तो आ गया कि वो सिस्टम चेंज होना चाहिए जी, ठीक है। और आप क्या सोचते हो उस पॉइंट पे कि क्या क्या बदलाव आ सकते हैं?
जी, चेंजेस जैसे कि बच्चे किड्स के बारे में बात करें तो किड्स के एजुकेशन जो होती है ज़्यादातर रोट होती है कि स्कूल में पढ़ाएंगे उनको जो बेसिक चैप्टर वो है उनका क्लास का, वो पढ़ाने के बाद उनको होम टास्क दिया जाता है, ठीक है। अभी तो असाइनमेंट भी दिए जाने लगे हैं और प्रोजेक्ट भी मिलते हैं। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि जैसे 6 साल से 12 साल का बीच का जो डेवलपमेंटल फेज होता है ब्रेन का, तो कहीं ना कहीं अभी जो है लोड कुछ ज़्यादा दे दिया जाता है बेसिकली। जैसे कि आपको एजुकेशन जो पढ़ाया जाता है चैप्टर स्कूल में, तो चैप्टर पढ़ाने के बाद आपको होमवर्क मिला, उसके बाद आपको जो प्रैक्टिकल असेसमेंट मिला, बहुत मिला। हाँ असेसमेंट, उसका असाइनमेंट का जो प्रेशर होता है उनके ऊपर कि आप क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। जैसे कि एक जैसे कॉर्पोरेट मजदूर होता है, तो कॉर्पोरेट मजदूर का कैसे है कि आप वर्क पे जा रहे हैं, वर्क पे जाने के बाद आ रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, जा रहे हैं, एक साइकिल है। आपको सोचने का समय नहीं दिया जाएगा। सैटरडे संडे प्रिविलेज है। ठीक है, तो मैं समझ गया आपका ये पॉइंट निकला। ओवरलोड हो कि जाता है दिमाग बच्चे को उनका। ओवरलोड हो रहा है, मतलब ये हमारा कंक्लूजन निकला कि बच्चा इतना सोच नहीं पा रहा है, बट वो इंस्ट्रक्शन में लगा हुआ है कि मुझे इतना होमवर्क पूरा करना है, मुझे इतना लिखना है, ये कॉपी करनी है। जी, और ये ओवरलोड होने से क्या होता है कि क्रिटिकल थिंकिंग दब जाती है वहाँ पे। क्रिटिकल सोचना है, सोचना जो है उनका सप्रेस हो जाता है, क्योंकि इतने ओवरलोड रहेंगे तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड जब भी होगा तो आपका मेमोरी भी इम्पैक्ट होता है, और दूसरा क्या है कि प्रोडक्टिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग नहीं हो पाती है। मतलब क्रिटिकल बोले तो सिचुएशन में कितनी गहराई से सोच सकते हो, हर एंगल से सोच सकते और हो। दूसरा प्रॉब्लम आता है किड्स में कि सभी किड्स एक जैसे लर्निंग कैपेबिलिटी नहीं होती, मेमोराइजिंग स्किल एक जैसी नहीं होती है। वेरी गुड। और आपका जो है लर्निंग स्टाइल जो होता है एक जैसा सबका नहीं। कोई विजुअल लर्निंग ज़्यादा उनको समझ में आता है, किसी को रीडिंग करके ज़्यादा समझ में आता है, और कोई प्रैक्टिकल करके ज़्यादा समझते हैं। तो ये सारे एक्सपेक्ट को जो है समझना पड़ता है एक बेस्ट एजुकेशन देने के लिए। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है स्कूल में भी ये चीज़ें होनी चाहिए कि इसमें क्लास जैसे क्लास ए बी सी करके कि विजुअल लर्नर है ए में डाला, या जो रीडिंग से जो लर्निंग बेस्ट है उनका बी में डाला, या प्रैक्टिकल करके उनको ज़्यादा समझ में आ रहा है तो सी में डाला। तो कैटेगराइजेशन जो है ये स्कूल की तरफ से होनी चाहिए। बेस्ड ऑन जी, आप फीस ले लो, फीस तो ऐसे भी कम नहीं है। फीस लेने के बाद भी अगर ऐसा हो तो ऐसे जो इन्फॉर्मेशन वो एजुकेशन इम्पार्ट करेंगे तो उसमें क्या होगा कि बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगा और वो उनके लिए प्रोडक्टिव लर्निंग होगी। काफी अच्छा पॉइंट है। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि बच्चे की कैपेबिलिटी, बच्चे का प्लस पॉइंट क्या है, कि कोई बंदा बहुत अच्छा लिसनर है, कोई बंदा बहुत अच्छा विजुअल्स को समझ जाता है, कोई बंदा बहुत अच्छा रीडर है, उसके हिसाब से सेग्रीगेशन हो जाए तो वो जो इसकी एक क्वालिटी उसकी 10 क्वालिटी को निखार देगी। और मुझे जो लगता है कि प्राइवेट स्कूल में भी शायद इस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा होंगे, बट बहुत ही कम होंगे। कि जैसे कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती है, उसमें जैसे कि बहुत सारे लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। कुछ डिसेबिलिटी होती है कि विजुअल अंडरस्टैंडिंग किसी को, जैसे कि मैंने बात किया उसके ऊपर कि कोई विजुअल चीज़ों को समझ नहीं पाता है विजुअल लर्निंग से, क्योंकि वो एक डिसेबिलिटी है। तारे जमीन पे मूवी भी हाँ, है। जैसे कि वो विजुअल हो गया। किसी को ऑडिटरी डिसेबिलिटी होती है कि आप जो बोल रहे हैं लैंग्वेज लिंगुआ जो है वो समझ रहे हैं, बट उसको इंटरप्रेट वैसे लर्निंग में उस कन्वर्ट नहीं कर पाते वो चीज। और मेमोराइजेशन का किसी को मेमोरी issue होता है। हाँ जी, वो सब चीज़ों को पहचानना। और काउंसलिंग, इसलिए हम लोगों ने कहा था कि काउंसलिंग जरूरी है। और ये जो ABC ग्रेड हुआ, इस तरीके से अगर पढ़ाएंगे वैसे बच्चों को, तो जो यहाँ पे असमानता भी नहीं उनके लिए, क्योंकि कुछ बच्चे तो निकल जाएंगे, बाकी कुछ बच्चे ग्रेड उनकी जो है असेसमेंट में वो उनका और ये कम हो ग्रेड सकता का मतलब कोई कंपटीशन वाली फीलिंग नहीं है कि बच्चे की क्वालिटी के हिसाब से उसको अलाइन कर दिया। दिस इज अलाइनमेंट। है। जी, और जो ग्रेड का आपने कहा, ग्रेड सिस्टम स्पेशली अर्ली एज में तो मतलब नहीं रहना चाहिए। अगर असेसमेंट कर भी रहे तो बच्चों को बताया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि जो बच्चों को, पेरेंट्स को बताना चाहिए। बच्चों को बताना क्या है कि उनको ये लगता है, उनको फील हो जाता है वहाँ पे, मतलब तो यहाँ ग्रेड हमारा दो ग्रेड हाँ, एक्चुअली नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है वहाँ पे बच्चों एक को। तो हमारा बच्चों का जो बच्चे की नेचुरल स्किल है उसके हिसाब से हमने उनका ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन डिफाइन कर दिया, इंडिपेंडेंट टू नेम कि A से B तक के बच्चे यहाँ जाएंगे हमारे बच्चे की क्वालिटी के हिसाब से। दूसरा कि जो बच्चे के एग्जाम्स के जो रिजल्ट आते हैं उसको पेरेंट्स से शेयर करें। पेरेंट्स से करो, बच्चों से इतना डिस्कस मत करो। और
काउंसलिंग, काउंसलर्स, पेरेंट्स, टीचर मिलके एक बच्चे को डायरेक्शन दो। जी, डायरेक्शन दे, क्योंकि ये जो है क्लोज चैम्बर में बात कर सकते हैं जो पेरेंट्स और स्कूल के जो फैकल्टी है मिलके, कि बच्चे ऐसे हैं कैसे गाइडेंस दे, ये होनी चाहिए। ये सब बातें बच्चों के बीच में नहीं, क्योंकि उनका डेवलपमेंटल फेस में होता है उनका हाँ, ब्रेन, बिना उनको बात के इम्पैक्ट टेंशन में होता है। है। कुछ बच्चे जो है किसी चीज़ को अटेंटिव हो जाते हैं, उस चीज़ को अटेंशन में ले लेंगे तो फिर एजुकेशन इम्पैक्ट होगा। और उनके जो जैसे कि वो सोशल स्किल भी लर्न करना शुरू कर देते हैं उम्र जो 7, 8, 11 साल के बाद से सोशल स्किल जो होता है वो उसको एक्वायर करते हैं। तो वहाँ पे ये सब चीज़ें होंगी तो उनके दिमाग में ये चीज़ अटेंशन ले लेंगे इस चीज़ को कि ग्रेड आया तो कंपैरेटिव एनालिसिस हो जाएगा, ये इम्पैक्ट होगा होगा। कि उनका दिल को दुख पहुंचेगा जब बोलेंगे कि दूसरा ये हो रहा है, मेरे नंबर कम है, इमोशनल हो जाएगा। और वहाँ इतना नेगेटिव डायरेक्शन में इमोशनल होने की जरूरत नहीं है इस पॉइंट पे, जैसे कि जब पेरेंट्स, टीचर ये सब उसको गाइड करेंगे। जी, गाइडेंस जरूरी है कि क्लोज चैम्बर में होनी चाहिए, पेरेंट्स और फैकल्टी के बाद, और स्टूडेंट जैसे पढ़ाई कर रहा है वैसे ही पढ़ाई होनी चाहिए हाँ, उनकी, अच्छा, ताकि मेरा डिस्क्रिमिनेशन भी ना हो सके। डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अच्छा, मेरा एक पॉइंट निकल के आया इस पे कि आपका पॉइंट बहुत अच्छा था कि बच्चे के जो ग्रेड सिस्टम है वो पेरेंट्स, टीचर, काउंसलर करें, और ऐसा भी ना हो कि पेरेंट्स घर में जाके बच्चे को डांट रहे हैं। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वो ना हो, और फिर आपको मिलके आपको उनको बच्चों को ये प्रमोट करना चाहिए, ये नहीं हुआ कोई बात नहीं, और कैसे हो सकता है, हाँ, ऐसे नहीं ऐसे हो सकता था, हाँ, ऐसे नहीं कि क्यों नहीं, क्यों नहीं, और ये सवाल पूछना बच्चों का काम है, बच्चों को पूछने दो। आप ये सवाल अपने बच्चों से मत पूछो, ये और सवाल आप फैकल्टी से और टीचर से पूछो। हाँ, और फिर जाके उसमें क्लोज चैम्बर में डिस्कशन हो, जो डायरेक्शन निकले उसके बच्चे को डायरेक्शन दिया जाए। अच्छा, मेरा एक पॉइंट निकल के आया है जो मैं सोच रहा था कि पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती है, इसका मतलब हर बच्चे में, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि पांचों उंगली का महत्व नहीं है। और पांचों उंगली अलग अलग साइज के भी होनी चाहिए, क्योंकि तो डाइवर्सिटी है जरूरी है। तो जब पांचों उंगली एक जैसी नहीं हो सकती, तो जितने भी बच्चे आ रहे हैं उनके लिए सब्जेक्ट सब एक जैसे तो नहीं होना जरूरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो अगर, हाँ, मगर ये भी चैलेंज होगा कि इतने सारे सब्जेक्ट सबको अलग अलग कैसे पढ़ाएं। तो एक चीज, अगर टीचर, काउंसलर और बच्चा, काउंसलर एक बीच की बॉडी, ऐसा कह सकते हैं स्कूल कॉलेज की एक बॉडी जो कि स्कूल की ग्रोथ में मदद करेगी, बच्चे की लाइफ की ग्रोथ में मदद करेगी। जी जी। तो एक बच्चे की जो हॉबीज है, बच्चे का शौक क्या है, उसको फिजिक्स में इंटरेस्ट है, केमिस्ट्री में, सोशल साइंस में, जनरल साइंस में, मॉरल साइंस में, तो उसकी हॉबीज के बेसिस पे जब बच्चे को एक डायरेक्शन मिलता रहेगा, ठीक है, जैसे कि एक बच्चा इस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक्सपर्टाइज है, उसमें डायरेक्शन मिलता रहेगा। तो इस तरीके से एक रिलेशन हो कि इसमें टीचर हो, स्टूडेंट्स हो, और दोनों की नॉलेज जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट है, और फिर उसमें बच्चे को गाइड किया जाए। अभी क्या हो रहा है कि एक बच्चे को कंफ्यूजन आ जाता है कि उसको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, चाहे उसका इंटरेस्ट है या नहीं है। तो वो एक मास्टर ऑफ नन वाला हिसाब है कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। इसमें आपका क्या विचार है? जी, इसमें बच्चों को जैसे कि बेसिक एजुकेशन में तो सभी पढ़ाए जाते हैं जो सिलेबस में हमारा, लेकिन ज़्यादा फोर्स करना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। आप हमारा एक पॉइंट ये निकला कि अगर बच्चा है, ठीक है, सब्जेक्ट सारे बच्चों के लिए कुछ कॉमन सब्जेक्ट सबके लिए होंगे, मगर मान लो ABCDEFGH सब्जेक्ट्स हैं। कोई बच्चा है उसको A सब्जेक्ट पसंद है, कोई बच्चा है उसको B सब्जेक्ट पसंद है, कोई बच्चा है C सब्जेक्ट पसंद है। तो अगर बच्चा, टीचर, पहली बात तो टीचर बच्चे के कम मार्क्स में उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करें, क्योंकि ये स्कूल में होता है, काफी स्कूल में भी, किसके कम मार्क्स हैं तो वो उसका फेवरेट स्टूडेंट नहीं है। बच्चे एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट ना करें, क्योंकि एक ये सिस्टम ऐसा बन जाए, क्योंकि हर पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती, जैसा हमने डिस्कस किया, पांचों उंगली का महत्व है। तो अगर पेरेंट्स, जो हमारा बच्चा है, टीचर है और काउंसलिंग सिस्टम, इनमें एक अच्छा बाई डायरेक्शनल, मीन्स यूनिडायरेक्शनल ना हो कि आप जो टीचर पे इम्प्लांट कर रहे हो, टीचर जो बच्चे पे डाल रहा है, यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल हो कि एक रिलेशन दोस्ती जैसा हो जाए कि बच्चा भी अपने खुल के अपनी बात बता पाए कि मुझे ये वाला सब्जेक्ट ज्यादा अच्छा लगता है, मुझे जनरल स्टडीज ज्यादा अच्छी लगती है, मुझे सिविक्स ज्यादा अच्छी लगती है, और उसके बेसिस पे
टीचर भी हो, काउंसलिंग सिस्टम हो, तो एक इक्विलिब्रियम बन जाएगा। और उससे क्या फायदा होगा कि बच्चे को एक दिशा मिल जाएगी, डायरेक्शन मिल जाएगा कि जिस डायरेक्शन में वो जाना चाहता है। मान लो कोई बंदा था, वो बहुत अच्छा वक्ता है, तो उसके लिए एक फील्ड मास मीडिया का भी हो सकता है, ठीक है। और जो बंदा एक मास मीडिया का भी हो सकता है, एडवोकेट का भी हो सकता है। कोई बंदा साइंस में बहुत ज्यादा अच्छा है, तो वो फील्ड चुन लेगा, अपने हिसाब से चुन लेगा। तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि अभी क्या होता है कि 12वीं के बाद या 10वीं के बाद आदमी के दिमाग में, बच्चे के दिमाग में 3 ही फील्ड रहते हैं, इंजीनियरिंग, मेडिकल या फिर मैं सीए कर लेता हूँ। तो जब बच्चा अपनी काबिलियत पहचान जाएगा, जब एक हमारा ऐसा काउंसलिंग सिस्टम होगा कि बच्चे को पता है मेरी क्वालिटीज क्या क्या है, उसके हिसाब से अपना फील्ड चुनेगा, तो वो हमारा अच्छा रहेगा। आप क्या सोचते हो इस बारे में? जी, जैसे कि अभी हम लोग हम बात कर रहे थे चिल्ड्रन एजुकेशन के बारे में, किड्स के बारे में। अब थोड़े बड़े होके बात कर रहे हैं कि मतलब जो अभी पास आउट होंगे 10+2 या फिर 10 को क्रॉस करके, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक्चुअली हमारे पहले सोसाइटी की बात करता हूँ, हमारी सोसाइटी में होता है कि इसको स्टिग्मा लेते हैं। आई मीन सोशल प्रेशर बन जाता है, सोशल प्राइड हो जाता है कनेक्टेड। और ये जो साइंस, इसके सारे जो आप कहते हैं कि पास आउट होने के बाद एक तो प्रेशर बहुत होता है उनके ऊपर, फिर 10th के पहले जो है प्रेशर होता है, पढ़ाई का लोड होता है, ठीक है, वहाँ तक सही है। और 10th तक आपको सभी सब्जेक्ट के बारे में जानना भी ज़रूरी है। तो 10th के बाद ही आपको डिसाइड करना, आप डायरेक्शनल होते हो। तो 10th के बाद आपको साइंस ही लेना है, ये प्रेशर होता है, क्योंकि आपके जो इंजीनियरिंग में जाओगे या फिर जो भी जॉब फील्ड रहते हैं, तो साइंस से ज़्यादा रहता है। बेसिकली आईटी हो गया या फिर जो भी आप फील्ड में जाएंगे, या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए भी आप प्रिपरेशन करें, यूपीएससी को छोड़ दे तो वो साइंस लेना इम्पोर्टेंट है। मतलब साइंस को एक ऐसा प्रेस्टीज मान लिया जाता है। पीसीएम बहुत आगे, थोड़ा कम पीसीबी जो मैंने देखा था, फिर थोड़ा कम कॉमर्स जो बिल्कुल बेकार आर्ट्स। ऐसा ये कितना गंदा सिस्टम है। अगर डॉक्टर्स नहीं होंगे, थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ, अगर डॉक्टर्स नहीं होंगे तो ट्रीटमेंट कौन करेगा? अगर मैथमेटिशियन इंजीनियर्स नहीं होंगे तो सिविल मैकेनिकल काम कौन करेगा? आर्ट्स नहीं होंगे तो आर्ट का फिलॉसफी कहाँ से आएगी? सारी फिलॉसफी एक आर्ट से अपने आप में। कॉमर्स नहीं होगा तो आपका फाइनेंस कौन संभालेगा? चारों बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, सारे फील्ड्स महत्वपूर्ण है। जैसे 5 उंगलियां महत्वपूर्ण है, वैसे ही वो भी महत्वपूर्ण है। पर किसी एक चीज, एक सब्जेक्ट को ही और किसी एक भाग को ही ज़्यादा महत्व दे देना ये उचित नहीं है। और क्या 10th के बाद जब पास आउट करके जो स्टूडेंट जाते हैं उनके ऊपर प्रेशर रहता है, तो ये एक्चुअली कहीं ना कहीं अभी से नहीं, इससे पहले से के जनरेशन से भी चलती आ रही है कि ये जो है सर्वाइवल का इसके पीछे बहुत सारा बड़ा हाथ था। और जो एजुकेशन सिस्टम अंग्रेजों के थ्रू लाया गया, तो अभी भी चेंज नहीं हुआ, रॉट लर्निंग जो। तो उनको क्या है कि उनको सोसाइटी में एजुकेशन लेना था, उनको ये स्ट्रीम लेना ही है, और माँ बाप को बच्चे से ज़्यादा प्रेशर रहता है, और बच्चे की पोटेंशियल को माँ बाप किल कर देते हैं उस जगह पे, क्योंकि आप ज़बरदस्ती आप अपनी इच्छा रख रहे हो, बच्चे किसी और, आप उन बच्चे की स्किल कुछ और हो सकती है, किसी और चीज़ में अच्छा कर सकता है, वो जानता है। तो बच्चे पास आउट करते हैं, पास आउट 10 या फिर 10+2 पास आउट करने के बाद माँ बाप के एक्सपेक्टेशन होते हैं उनके कि ये पढ़ना, ये पढ़ेगा, बट वो बच्चा ही जानता है कि वो किस चीज़ में अच्छा कर सकता है, उनको पता होता है कि क्या करना है। पर माँ बाप के जो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होते हैं कि ये इंजीनियरिंग करना है तो इसमें आप स्टडी करोगे, जबकि पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल को जो है वो बच्चा अच्छे से जान पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके पोटेंशियल को किल कर देते हैं वहाँ पे। और वो मजबूरी में वो स्टडी करता है, वो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, रिजल्ट नहीं भी दे सकता है वो उस जगह, क्योंकि उसका जो पोटेंशियल उसमें शायद ना दिख रहा हो, वो करना कुछ और चाह रहा है, वो कर रहा है जबरदस्ती कुछ और उसमें लोन का भी एक्सपेक्ट आ जाता है। और बच्चे जो कहीं ना कहीं, जैसे पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लोन ट्रैप में आ जाता है कि माँ बाप ने इतने लोन लेके कर, मुझे करना ही है, उसमें सोसाइटल केस भी आ जाते हैं एक्सट्रीम पे जाके। अच्छा, एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ जी। एक लड़का था, मान लो विनोद, ठीक है। विनोद जी मेहनत करी, पढ़ाई करी, माँ बाप ने पैसे खर्च किए जी, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, आईआईटी की। आईआईटी की तैयारी करी, दिन रात मेहनत किया, सुबह पढ़ रहा है, रात पढ़ रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लगाया हुआ है, एग्जाम में फेल, आईआईटी के एग्जाम में। उस विनोद ने सुसाइड कर लिया। तो वो विनोद, पहली बात तो समाज का प्रेशर आ गया, पेरेंट्स का प्रेशर आ गया कि आईआईटी है वो निकालना है, दोस्तों का प्रेशर आ गया, सेल्फ दिखाने के लिए भी प्रेशर आ गया,
वो करना चाहता नहीं था, बट उसको भी दिखाना था दुनिया को, जो कि उसकी स्किल नहीं थी। जी अगर वो ही विनोद सीए के लिए बना था और सीए की तैयारी अच्छी करता, तो शायद वो विनोद सुसाइड ना करता। बिल्कुल। एक दूसरी कहानी, वो विनोद, उसकी विल पावर अच्छी थी, स्ट्रांग था, कि ऐसे डिसीजन नहीं लेगा। उस विनोद ने ऐसा किया नहीं, तैयारी करी, नहीं हुआ, कंपटीशन में पास नहीं हो पाया, उसने इंजीनियरिंग भी कर ली या एमबीबीएस मेडिकल कर ली, उसके बाद वो जॉब कर रहा है, मगर फुल पोटेंशियल के साथ नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि वो उस चीज के लिए पैदा ही नहीं हुआ था। तो अगर कोई व्यक्ति जिस कार्य, उसको पता पड़ जाए अर्ली एज पे कि उसकी नेचुरल स्किल्स क्या है, उसकी काबिलियत क्या है, क्या काम करने के लिए पैदा हुआ है, तो वो अपना काम 12 घंटे 15 घंटे भी कर लेगा। और ये इश्यूज नहीं आएंगे कि 12 घंटे की जॉब 15 घंटे की जॉब, क्योंकि वो उसका पोटेंशियल है और जिस काम करने से उसको एनर्जी मिल रही है वो 10 गुना काम करेगा। जी, क्योंकि वो जॉब नहीं रहा, उसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप हो गया उसमें। तो एंटरप्रेन्योरशिप होगा तो उसका ऑब्सेशन होगा। ऑब्सेशन है तो ऑब्सेशन में आपको टाइम का बैरियर, कोई लिमिटेशन नहीं देखता आपको। आप ऑब्सेशन में आप जो चाह रहे हो तो उसमें सक्सीड करने का एक विजन होता है वहाँ पे, तो आप उसको अटेन कर पाते हो। तो इसमें एक बोलूंगा कि मन का काम करेगा तो मन से काम करेगा। एक और बार, मन का काम करेगा तो मन से काम करेगा। और ये मन का काम कब करेगा? जब उसको शुरू में ही पहचान मिल जाए कि जहां काउंसलिंग सिस्टम और ये सिस्टम उसको बता दें कि तू भाई ये चीज तेरी कैपेबिलिटी से, तेरी स्किल से, तुझसे अलाइन करते हैं। जी ठीक है। तो हम एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो टीनेज का एजुकेशन सिस्टम है, तो वहाँ पढ़ाई करने में एक तो फैक्टर आ जाता है हमारा सोशल प्रेशर, और भी यहाँ पे सोसाइटी का रोल आता है कि उस टीनेज में उनका जो बच्चे होते हैं उनका ब्रेन डेवलप होता है, वहाँ सोशल स्किल जो है लर्न कर रहे होते हैं, वहाँ उनको अपनी आइडेंटिटी आती है। क्योंकि टीनेज में आपको आइडेंटिटी आती है, आप अपने आप को रिकग्नाइज करते हो, हाँ मैं वहीं से आता है। और टीनेज से जो आता है, तो टीनेज में आप सोशल अवेयर होना शुरू हो जाते हो, सोशली अवेयर। वहाँ पे आपके बारे में कोई क्या कहता है और आप किसी और के बारे में क्या कहते हो, तो वो इम्पैक्ट करता है आपको और आपकी पर्सनैलिटी को। एक पर्सोना वहाँ पे डेवलप होता है। तो एजुकेशन सिस्टम में क्या है कि ये जो मार्क्स का सिस्टम है या कम हो गया, या जो तरीके से बताया जाए आप, या पेरेंट्स जो है उनको प्रेशर दे रहे हैं, या फिर नहीं अगर मार्क्स आ रहे हैं तो वहाँ पे उनको डांट रहे हैं, या फिर उनको जलील करते या फिर इंसल्ट करते, तो वो जो है उनको बहुत गहरा इम्पैक्ट तो वहाँ पे वो करता है, जो और उनकी लर्निंग जो कैपेसिटी है वो खराब हो जाती डाउन हो है। जाती है उस तो चीज़ वो जो मैं जो आ रहा है वो एक गलत डायरेक्शन में आ रहा है, चाहे कंपटीशन की फीलिंग को लेके आ रहा हो, सोशल प्रेशर को लेके आ रहा हो। अगर उसी में भी एक काउंसलिंग सिस्टम हो और वो बता दे कि ये नॉर्मल चीज है, तुम इसको इतना बड़ा मत मानो, और अपनी एक होता है प्राउड करना, मगर प्राउड करो, मगर ऐसा प्राउड मत करो कि एक बच्चा दूसरे बच्चे को डाउन कर रहा है, क्योंकि एक सोशल प्रेशर आ गया, फिर बच्चे भी एक दूसरे को डाउन कर रहे हैं। तो एक दूसरे को अपलिफ्टिंग का नेचर रहे। और ठीक है, जो आप जिसमें स्किल्ड हो वो अच्छी बात है, मगर एक दूसरे को मैं के चक्कर में ऐसा ना हो कि अपना ही नुकसान हो जाए। इस जगह पे कंपटीशन बहुत टॉप लेवल पे होता है, और कंपटीशन होता है और दिखावा उनका जो है, क्योंकि एक्सप्रेस करना चाहते हो सब, क्योंकि जो मैं पैदा होता है अपने आप को रिकग्नाइज करते हैं, आइडेंटिटी बिल्ड होती है वहाँ पे वो। और ये हमारे ह्यूमन नेचर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है, बट वो डायरेक्शन जो है पॉजिटिव होना चाहिए। और इसमें माँ बाप का रोल जो है इम्पॉर्टेंट होता है इस जगह पे। यहाँ पे माँ बाप को जो है फ्रेंडली होना चाहिए, एज अ फ्रेंड उनसे इंटरेक्ट करना चाहिए। तो क्योंकि एज अ फ्रेंड आप इंटरेक्ट करोगे तो उनके जो प्रॉब्लम है आपसे शेयर करेंगे वो, क्योंकि वो उस टाइम में वो अपने फ्रेंड से जो बातें होती है शेयर होती है फ्रेंड्स के बात में। अगर किसी के बारे में जैसे विचिंग होती है या फिर शिकायतें जिसको बोलते हैं, शिकायत करना है, या तो ये टाइम पे होते हैं, तो फ्रेंड से शेयर होती है ये सब चीज़ें। तो उस जगह पे फ्रेंडली होके माँ बाप भी दोस्त बन जाए तो उससे अच्छा क्या होगा, और अच्छा हो जाता है और डायरेक्शन उनको अच्छा मिलता है, और बच्चा अपने दिल की बात भी कह सकता है। उनकी जो आइडेंटिटी होती है वो पॉजिटिव वे में बिल्ट होती है, और वो कंपटीशन को हेल्दी वे में लेंगे और आगे बढ़ते हैं। अगर वो नेगेटिव रहेंगे, मतलब कि अगर उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो वो ही आइडेंटिटी है उनकी, आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया, आइडेंटिटी हर्ट होती है कहीं ना कहीं, क्योंकि माँ बाप जो पेरेंट होते हैं उनके फर्स्ट टीचर होते हैं, तो उनकी बात का बहुत इंपैक्ट पड़ता है। बाहर वाले कुछ भी बोलते हैं, लेकिन घर से सपोर्ट रहता है तो तब भी जो बच्चे
तो हाँ, आइडेंटिटी जो है बिल्ड होती है वहाँ पे, बच्चे के पॉजिटिव वे में जाएगी। तो एज अ फ्रेंड बात करेंगे तो फैमिली का अगर सपोर्ट होता है तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है, और अगर सपोर्ट नहीं है, उसके आइडेंटिटी जो बिल्ड हो रही है टीनेज की, तो वहाँ पे आइडेंटिटी अगर हिट होता है तो ओवरऑल परफॉर्मेंस उनका जो है इम्पैक्ट होगा। और इस जगह पे जानना जरूरी है कि आप एज अ फ्रेंड रहेंगे तो उनको, वो आपसे शेयर भी करेंगे मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है, जो भी करना है, तो वो आइडेंटिटी को लेके ग्रो कर सकते हैं उस जगह पे। इसलिए इस जगह उस उम्र में बच्चों को भी सपोर्ट करना, इस मतलब कहीं ना कहीं उसके आइडेंटिटी के साथ सपोर्ट करना इम्पॉर्टेंट होता है। अगर वो कह रहे हैं कि मुझे ये पढ़ना है, क्योंकि पास आउट करते हैं +2 के बाद, तो उनको मुझे ये स्टडी करना है या फिर मुझे ये करना है, तो थोड़ा उनको फ्रीडम मिलनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, एक जो सवाल जहन में आता है, जी। जब आदमी +2 में होता है, 11th और 12th, हम्म 11th 12th की जो कंबाइंड पढ़ाई जो होती है, वही आपकी IIT, UPTU, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इन सब की कॉम्पिटिटिव के लिए यही कंबाइंड है। करेक्ट, सेम पढ़ाई है, जी, बट basic उसको तो वही रहता है। बेसिक वही है। तो आदमी कंपटीशन के लिए एक अलग से क्लासेस क्यों जाता है? ठीक है, यहाँ मेरे दिमाग में जहन आ रहा है, पूरा सुनना। जब वही इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन या उसी का थोड़ा एडवांस रूप होगा, जो ट्रिपल IIT, MNR और या इन सब में होता है, IIT में होता है, या तो वो अगर बच्चे का कॉन्सेप्ट 11th 12th में ही तगड़ा होगा, तो उसके लिए कंपटीशन बहुत बड़ी बात ही नहीं बनेगी। तो यहाँ मुझे कैपेबिलिटी लगती है कि एक तो टीचर्स इतने क्वालिफाइड नहीं है, जी। टीचर्स की क्वालिफिकेशन की कैपेबिलिटी, दूसरी टीचर्स की मेनली, और दूसरा उसका रीजन ये है कि जब आदमी को लिमिटेड सैलरी मिलेगी तो वो इतना ही, जितना सैलरी है उतनी नॉलेज, उतना ही वो एफर्ट लगा पाएगा। और टीचिंग जो क्या कहते हैं, इन जनरल जो टीचिंग लाइन है, वो थोड़ा सा उसका पाथ इजी है। जैसे हम कोई IT कंपनी का इंटरव्यू देने जाते हैं, तो हम एक लेवल ऑफ इंटरव्यूज को क्रॉस करके जाते हैं कि हम उसको क्लियर करके, जब कि हम कैपेबल हैं क्या नहीं है। तो टीचर में ऐसा कुछ पैरामीटर भी नहीं है, ना इस तरीके की सैलरी भी है, खासकर प्राइवेट स्कूल्स में। जी, इसमें जैसे कि आपने बोला कि टीचर की कैपेबिलिटी जो है, टीचर की कैपेबिलिटी तो रहती है, ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि कुछ टीचर होंगे जो कैपेबिलिटी का इशू रहता होगा, पर ज़्यादातर जो है कैपेबिलिटी का इशू नहीं, तो जो वर्क अपैथी होती है उनकी, वो वहाँ पे आती है कि जो उनको पेमेंट वैसा नहीं है, जो पेमेंट स्ट्रक्चर है बाहर में, टीचर को एक अलग तरीके से, आप जाएंगे बाहर में तो टीचर बनना एक बहुत ही बड़े सम्मान की बात होती है कि अगर मैं कुछ काम कर सकता हूँ, कुछ जैसे कि मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं डॉक्टर हूँ तो इसका ये मतलब नहीं होता कि मैं डॉक्टर भी अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। वो चीज़ बाहर में जो है, क्योंकि टीचर जो बनने के जो ये क्राइटेरिया होती है बहुत स्टिफ होती है बाहर में, तो वहाँ पे जो है, यहाँ पे जैसे आपने कहा कि कुछ नहीं बने तो फिर टीचर बन गए, ऐसा वाला हाल होता है, और उनको सैलरी भी कम मिलती है, जबकि सही बात कही कि सैलरी जो है मोटिवेशन, बेसिकली किसी का घर चलेगा तभी तो वो आगे की सोच पाएगा और कुछ प्रोडक्टिव कर अब पाएगा। मैं बताऊं कि जैसे मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में जावा पढ़ा, नॉर्मल में, मेरा एक्सपर्टाइज बना जब मैं इंडस्ट्रीज में आया। मुझे स्कूल कॉलेज से इतनी नॉलेज कभी मिली नहीं, कॉलेज से, कि आप ऊप्स का भी टीचर से कॉन्सेप्ट पूछ लेना इंजीनियरिंग कॉलेज में, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके। मेरा पॉइंट नहीं है ये कि किसी को पॉइंट आउट करना, बट उस हिसाब से स्किल्ड नहीं लगते। और दूसरा ये कि जो जिसका कॉलेज के बाद प्लेसमेंट हो गया वो तो इंडस्ट्रीज में चला जाएगा, जिसका नहीं हुआ वो बाय डिफॉल्ट टीचर बन जाएगा। जी, जो ऑब्जर्वेशन है, इस पे कोई पॉइंट नहीं है। और उसका रीजन ये हो कि अगर टीचर की सैलरी अच्छी हो, उसका कंपनीज का और कॉलेजेस का एक प्रॉपर कनेक्शन हो, या स्कूल का, कॉलेजेस का, कंपनीज का एक प्रॉपर कनेक्शन हो, जहाँ जो इंडस्ट्री में हो रहा है वो कुछ कुछ हाई लेवल पे कॉलेज में पता पड़ जाए, तो दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे। जी, कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है कि कॉलेज का और जो इंडस्ट्री है उसका कोलैबोरेशन होना ज़रूरी है, जो कि इंडिया में बहुत ही कम देखने को मिलता ना है। के बराबर है। हाँ। बस कोलैबोरेशन होता है कि इस कॉलेज से प्लेसमेंट लेना है, उसके अलावा कुछ नहीं। आप जैसे कि पास आउट होते हो अपने यूनिवर्सिटी से, अपने जो कॉलेज से पास आउट होते हो, तो आप में एम्प्लॉयबल मैक्सिमम जो है 99% लोग एम्प्लॉयबल नहीं होते, और जो 1% एम्प्लॉयबल होते हैं वो भी कुछ एक्स्ट्रा करते हैं अपार्ट फ्रॉम द एजुकेशन, कि वो
जॉब पे बोर्ड हो सकते हैं, बट ऑन बोर्ड होने के लिए उनके पास जो है वो स्किल नहीं होती है, क्योंकि थ्योरेटिकल पढ़े होते हैं और प्रैक्टिकलिटी की जो है कमी होती है कि उससे स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो ऐसे भी जैसे इन्फोसिस, बेसिकली अगर मैं आईटी की बात कर रहा हूँ, तो आप ऑन बोर्ड वहाँ पे होते हैं तो उनको भी ट्रेनिंग देना पड़ता है, और जो 6 महीने की ट्रेनिंग होती है या साल भर की ट्रेनिंग होती है जो, तो उनको एक एक्स्ट्रा जो है एफर्ट लगा रहे हैं। कॉस्ट लगता है उनका, तो कंपनी तो को एक एक्स्ट्रा कॉस्ट तो आता है, ऊपर से आपको चैलेंज आती है एक वहाँ पे। एक्स्ट्रा प्रेशर भी आ जाता है बच्चे के ऊपर जो जा रहा है, जॉब हाँ। कर रहा है, पहले 1 साल की तैयारी कर रहा है। हाँ, आपको प्रैक्टिकल फॉर्म में नहीं दिखाया जाता है कि ये रोट लर्निंग की वजह से होता है, हाँ, कि आप जो है स्किल डेवलप नहीं कर पाते हो, क्योंकि बहुत सारे जो लेबोरेटरीज होती है बाहर में जाएंगे, जैसे कि वहाँ पे एमआईटी है, तो वहाँ पे बहुत सारे, ये तो मैं कहूँगा प्राइवेट प्लेयर को जो है और जो इंस्टीट्यूशंस है उनको कोलैबोरेट करना चाहिए। उनका कोलैबोरेशन यहाँ देखने को कम मिलता है। बाहर में आप जाएंगे, जो भी आप फेसबुक मेटा से लेके जो मेटा गूगल जो भी है, वो कोलैबोरेशन से ही निकले। वो हार्वर्ड एमआईटी से हर कोलैबोरेशन किसी हुआ का है, कोलैबोरेशन और है। उनके जो आईटी लैब्स हो गए, उस लैब से बाहर निकले हुए कंपनी है सब, तो कोलैबोरेशन करके वो ज़्यादा रिजल्ट लेके आ सकते हैं, जैसे कि बाहर में होता है। तो ये हमारे कंक्लूजन है कि स्कूल का आप देखोगे तो कॉलेज से कोई कनेक्शन नहीं है, कॉलेज का कंपनी से कनेक्शन नहीं है, तो ये सब इंटरकनेक्टेड है। कि अगर कोई हेल्थ केयर की कंपनी है, उसमें हेल्थ केयर प्रोडक्ट बनना है, मगर जो बंदा बना रहा है वो कॉलेज का पास आउट बनाया है। और क्या होता है कि कॉलेजेस में, स्कूल्स में एक आउटडेटेड सिलेबस होता है। अभी भी आप कोई प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज जाके देख लो, तो उसका जो सिलेबस है, जो करंट कंपनीज में जिस टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, और टेक्नोलॉजी का जो इन्वेंशन करते हैं वो ज़्यादातर कॉलेजेस ही करते हैं, ये सिर्फ यूनिवर्सिटी करती हैं। जी, ये सारे आर&डी का खेल है। तो हमारा ये कोलैबोरेशन होना बहुत ज़रूरी है तीनों चीज़ों का। जैसे कि मैंने बोला कि आर&डी का जो है, आर&डी का खेल है, तो आर&डी पे ज़्यादा ध्यान दिया नहीं जाता है, क्योंकि जब तक आर&डी का कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो फिर प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे नहीं कॉलेजेस के साथ या यूनिवर्सिटीज़ के साथ, तो उनका कॉलैब नहीं होगा, तो फिर वहाँ पे इनोवेशन कल्चर नहीं है, तो फिर ये रोट लर्निंग के बेस पे रहता है। और जो सर्विसेज बाहर से आते हैं, ज़्यादातर कंपनी आप देखेंगे तो जो है सर्विस बेस्ड है। और एक कहावत है कि रटंत विद्या फालत नहीं, रटी हुई चीज कभी फलती नहीं है, इसलिए लॉन्ग टर्म में आदमी परेशान जी, होता जो है। लोग यहाँ पे स्टडी करके आईआईटी से भी बाहर जाते हैं, तो उनको वहाँ पे लैब में या फिर वहाँ वैसा माहौल मिलता है, तो वहाँ अपने आप को एक्सप्लोर कर पाते हैं और बेस्ट योगदान दे पाते तो हैं। हमने इसमें एजुकेशन सिस्टम पे डिस्कस किया, किड्स एजुकेशन पे, और हमने सॉल्यूशन भी दिए हैं। तो हम एजुकेशन सिस्टम पे सारे टॉपिक जो कोशिश करिए कवर करिए कि एजुकेशन सिस्टम में फ्लॉ क्या है, पुरानी एजुकेशन का फ्लॉ क्या है, अंग्रेजों की टाइम का, किड्स एजुकेशन को कैसे सुधारा जाए, टीनेज में टीचर्स को कैसे अच्छा किया जाए। टीचर्स एक है, शिक्षा और शिक्षक, टीचर से ही सारे, हम सब के पीछे कहीं ना कहीं टीचर्स का हाथ है, और उन टीचर्स का वेतन बहुत हाई होना चाहिए, और उनकी, और हर बंदे का एक जील हो, जैसे इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, आर्टिस्ट बनना चाहता है, ऐसे ही एक उमंग आए कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ, ये वाली फीलिंग हो, और उस हिसाब से उसका वेतन हो। अब ये सब हमने कंक्लूड कर लिया, और एक जो लास्ट चीज बची कि मॉरल साइंस, एक मॉरलिटी, पहले एक सब्जेक्ट होता था मॉरल साइंस, जिसमें कि एक दूसरे को रिस्पेक्ट नैतिक करना, शिक्षा। नैतिक शिक्षा देना, वो बहुत जरूरी है। आने वाली पीढ़ी में ऐसा ना हो कि सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ है, मगर नैतिकता ही नहीं है, तो वो शिक्षा का कोई महत्व ही नहीं है। जी, शिक्षा तो कंप्लीट हॉलिस्टिक वे में अगर कहा जाए, तो आप नॉलेज गेन किया, उसके बाद ये मोरल साइंस जो है, वो उसका नैतिक शिक्षा जो होती है, वो नैतिकता भी होना जरूरी है, बहुत नैतिकता, बहुत आवश्यक है। ताकि आप समझ सके कि मॉरलिटी क्या है, कैसे आपको आपको जो विल पावर मिलता है वो आपको नैतिक शिक्षा से ही मिलती है। आप, क्योंकि जब भी आप जॉब कर रहे होंगे या लाइफ में कुछ कर रहे होंगे शिक्षा के बाद, तो आपको ये जो मोरालिटी है वही आपको ग्रो करने में आपको हेल्प करिए, क्योंकि मदद वो एक करेगी। स्किल सेट है, पर ये जो आपको आगे ले जाने का, जो मार्गदर्शन करने का जो काम करती है, वो आपको मोरालिटी करती है, जो कि आपको कॉन्शियस में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसका जो डायरेक्शन है वो आपको जो है मोरालिटी ही देता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके शिक्षा का एक भाग है, ये हॉलिस्टिक आपका अप्रोच है। मोरालिटी जो है आपको गाइड करने का काम करती है हॉलिस्टिक वे में। एजुकेशन आप समझ लीजिए कि जिस एजुकेशन आपका पेन है, आप पेन से लिख रहे हैं, पर मोरालिटी हो गई आपकी नैतिक शिक्षा की आपको पेन से लिखना क्या है, किस डायरेक्शन में लिखना है, तो ये मोरालिटी आपको
देती है, गाइड करती है। तो मॉरलिटी देखा जाए तो लोग आपको अब बहुत बड़े आदमी बन गए, आपके पास BMW ऑडी है मगर 4 लोग नहीं है, जो 4 लोग आपसे दिल से कनेक्टेड होंगे वो मॉरलिटी से होंगे। वो सोशल साइंस से जुड़े, सोशल स्किल जो है आप मॉरलिटी से डिसाइड करें, क्योंकि मॉरलिटी है तो प्रिंसिपल्स होंगे, प्रिंसिपल्स के बेस पे जो है आप सिद्धांत होंगे, उसके बेस पे आप आगे बढ़ोगे। इसी के साथ आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ हम विराम लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।